नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं एक ऐसे बच्चे से मिला रहा हूं जिसका उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने उत्तराखंड ट्रिपल एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो फाइट किया है और इनका सिलेक्शन हो गया है। अभी 27 नवंबर को, अभी इस साल ही 2025 को, अभी 3-4 दिन पहले का रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट आया है। तो इनका सिलेक्शन हो गया है और इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किए थे 76.5, और इनकी जो ऑल ओवर उत्तराखंड में जो रैंक है वो जनरल में 34 रैंक है। इन्होंने बहुत कम समय में सफलता प्राप्त की। मात्र 2 साल की जो तैयारी करके ये जो है सिलेक्शन लिया। आप लोग ये किस तरह से तो सारी इनकी जो जर्नी है, सफलता का जो ये सफ़र है इनका, किस तरह से रहा है, कि कौन कौन सी बुक से ये पढ़ते थे, सारा कुछ हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो किशन पंवार जी को मैं जो है बधाई देता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं इनका परिचय, कि ये आप अपना परिचय देंगे। किशन पंवार। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ बैठ सकूं। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम किशन सिंह पंवार। मैं टिहरी के जौनपुर के कोल्टी गांव का एक रहने वाला हूं। और मेरी जो स्कूली पढ़ाई है वही गांव से हुई है, 9वीं तक। उसके बाद विद्या मंदिर मसूरी से हुई है। इन्होंने जो है इंटर जो है मसूरी से करा है, विद्या मंदिर से। और प्रारंभिक शिक्षा, जैसे इन्होंने कहा, कि इनकी गांव से ही रही है। और फिर इन्होंने विद्या मंदिर से जो है 6वीं से लेकर 12वीं तक मसूरी विद्या मंदिर से जो है इंटर करा है। उसके बाद फिर ये जो है तैयारी में जुट गए। पहले ये शायद जॉब भी करते थे, थोड़ा बताएंगे। होटल में भी शायद मैंने सुना कि आप होटल में भी जॉब करते थे। उसके बाद फिर कैसा मोड़ आया कि आपने जो है उत्तराखंड की तरफ को डाइवर्ट हुए, तो किसने आपको गाइड किया कि भाई उत्तराखंड की तैयारी। जी पहले मैंने एचएम की तरफ गया था। मैं 12th के बाद एचएम करा, मैंने डिप्लोमा कराई देहरादून से। फिर मैं मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 2 ढाई साल हो गए थे, क्यों मैं 1.5 साल का डिप्लोमा करा। फिर मैंने जॉब करी। मैं जॉब कर रहा था। फिर उस टाइम आई थी पुलिस की भर्ती, आई थी 2022 में आई थी। तो मेरी जो भाभी है उन्होंने तैयारी करी है पहले चीज़ की, उत्तराखंड की ग्रुप सी वगैरह की। तो उन्होंने मुझसे कहा, घर वालों ने कहा कि अभी आपकी एज है, आपके पास मौका है, कर लो। बाकी जॉब तो आपको फिर करनी है। अगर हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आपके पास ऑप्शन है एचएम का। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं चले जाता हूँ, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मैं 2022 में आया था तैयारी करने यहाँ देहरादून में ना। तो कांस्टेबल की आई थी उस टाइम। तो फिर मैं आपके कोचिंग से, कॉमर कोचिंग से जुड़ा। फिर मैं जो उस टाइम बैच चल रहा था, उस टाइम उस बैच में जुड़ गया इधर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 2022 से इन्होंने तैयारी शुरू करी। पहले पुलिस का पेपर दिया था हाँ, शायद पहला आपने। पुलिस का। हाँ, पुलिस का पेपर, तो इनके थोड़े बहुत मार्क्स रह गए थे उसमें, थोड़ा उसमें मतलब फिजिकल। सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब थोड़ा फिजिकल में शायद कम मार्क्स, मेरिट कम बनी थी इनकी। तो इसलिए पुलिस में तो नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने जो है अपना प्रयास जारी रखा। और फिर जो है जैसे ही 2025 में जनवरी में पेपर हुआ था, कनिष्ठ सहायक का भी फाइनल रिजल्ट तो अभी आया कुछ दिन पहले ही। तो इन्होंने जनवरी 2025 में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया और उसमें बहुत अच्छे जो मार्क्स ला करके और ये सिलेक्शन प्राप्त किया है। तो और किशन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको देख करके आपसे प्रेरणा लेंगे, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे भाई, किस तरह से जो है, कौन कौन सी बुक्सें जो है पढ़नी है उत्तराखंड की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो बुक्सों के बारे में थोड़ा बताइए कि भाई बुक्सें जो है उत्तराखंड के लिए कौन सी पढ़ें, हिंदी के लिए कौन सी पढ़ें, और रीजनिंग की वगैरह वो कौन सी बुक से जो पढ़ें। देखो, अगर जो तैयारी करने वाला है उन्हें पता है वैसे कौन कौन सी बुक पढ़नी है। पर जो नया बच्चा तैयारी करने में आ रहा है, पहले तो उसे उत्तराखंड की बेसिक बुक परीक्षा वाणी रीड करनी पड़ेगी उत्तराखंड की। फिर उसके बाद जब वो परीक्षा वाणी कंप्लीट कर देगा, अपने क्लास के नोट्स पूरे कर लेगा, अपना सिलेबस कंप्लीट कर देगा, उसके बाद वो बीएस नेगी या अदर बुक्स पे जा सकता है। तो उत्तराखंड के लिए मेरे हिसाब से
परीक्षावाणी, बीएस नेगी इनफ है। अगर आप ढंग से इन्हीं को पढ़ते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि इसमें से 70% लगभग इसी में से बनता है। तो हमारे 40 नंबर का उत्तराखंड बनता है, तो में से 30 या 35% नंबर का इसी में से बन जाता है। 30 नंबर के करीब, 40 में से 30 नंबर के करीब इसी में से बन जाता है दोनों। तो आप अगर 40 में से 30 में से ला रहे हो तो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत इधर, तो आप ऑनलाइन, कभी ऑनलाइन कर सकते हो, कभी ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो बाकी ज़्यादा मैटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो बाकी हिंदी के लिए आपकी है लूसेंट है। फिर दूसरी बीएस नेगी की भी है, उसमें अच्छा है। उसमें आपका कंप्यूटर भी है पीछे उसमें। फिर हो गए आपकी जीएस के लिए। जीएस के लिए आपके एक तो लूसेंट है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी मैं सजेशन करूँगा कि जो एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या एक और बुक है दृष्टि की, या दृष्टि पढ़ सकते हो। मैंने मतलब पर्सनली 2-3 बार वो कवर करी है दृष्टि वाली, और लूसेंट और बीएस ने की। ये इनफ है, अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो बहुत है ये। और बाकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग मैंने कोई बुक नहीं ली थी ऐसे, पर ऑनलाइन ही पढ़ा था, यूट्यूब वगैरह से। एक चैनल है उनसे पढ़ा था, और बाकी कोचिंग से पढ़ा था, जो कोचिंग में पढ़ाया था थोड़ा बहुत। अच्छा, ये कह रहे हैं बच्चों कि आपने जो है उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी यस नेगी ये पढ़नी है, और हिंदी के लिए लुइसेंट प्लस उसमें राजपाल यादव की एक हिंदी की बुक आती है वो जोड़ दो। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक ले लो आप, 10 नंबर की जो है रीजनिंग आती है उत्तराखंड में, तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं थोड़ा यूट्यूब का सहारा लेकर के। बाकी मेन मुद्दा है जीएस का। जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है। तो जीएस में एक दृष्टि की कह रहे हैं कि दृष्टि की एक जो है बुक आती है, उसमें सारा ही कुछ रहता है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री, ऐसे ही उसमें तो सब कुछ रहता है। तो प्लस लुइसेंट, इससे ही आप जो है तैयार कर सकते हैं। ये बुक से इन्होंने पढ़ी और इससे इन्होंने जो है सिलेक्शन लिया, बहुत अच्छे मार्क्स जो है इन्होंने प्राप्त करें। करंट के लिए जो है ये करंट के लिए क्या पढ़ा था आपने? ग्रीन ग्रीन टर्न कह रहे हैं, और न्यूज़पेपर दैनिक ग्रीन, हाँ जागरण है, बाकी जो भी यही है। पढ़ना है। और वहाँ से जो है शॉर्ट नोट्स ना, पूरा डिटेल नहीं, कोई योजना है सरकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, या कोई पुरस्कार है, तो उसको जो है नोट कर लें शॉर्ट में। तो वहाँ से जो है इस तरह से आप करंट जो अफेयर्स है वो जो है तैयार कर। अच्छा, दूसरा कुंवर जी, मैं आपसे प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब जैसे वो टेस्ट देते, मतलब जाते जैसे पता चलिए कि टेस्ट दे रहे हैं, तो उनका क्या मार्क्स वगैरह बढ़िया आते हैं। हाँ, तो 70-80 नंबर। और इसमें जो है, अब जब वो पेपर देते हैं तो उनका जो है मार्क्स जो है अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मतलब क्या कमी हो सकती, क्या उनको जो है आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से मतलब वो मार्क्स अपने बढ़ाई और उनका उनका भी सिलेक्शन हो, क्या हो सकता देखिए, पहले तो उनके पढ़ने के तरीका अलग, उनका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है कि वो कोचिंग के हिसाब से पढ़ रहे हों, आयोग का पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हों। जो जिस कोचिंग पे वो जाते हैं उस कोचिंग के जो पेपर होते हैं उन्हीं को पढ़ते हो, या उन्हीं का भी रिवीजन कर रहे हो अपना। बाकी एक्स्ट्रा जो उन्हें टाइम पढ़ने में लगाना है, रिवीजन में लगाना चाहिए, वो उन पेपरों में, पुराने पेपरों में जो उनके कोचिंग के पेपर हैं उन पे लगा रहे हों, उन पे ज़्यादा एफर्ट दे रहे हों कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए, मैं यहाँ फर्स्ट आ जाऊँ। तो ऐसा नहीं है। आपको अगर पैटर्न पकड़ना है तो आयोग का पैटर्न पकड़िए, जो आयोग का नया पैटर्न है कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आयोग के 4 पुराने पेपर उठा लीजिए, वो सामने रखिए कि कैसे इस पेपर में कैसे पूछ रहा है, इस पेपर में क्या चेंज करा उसने, इस पेपर में कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछ रहा है, कौन सा पोर्शन कम पूछ रहा है। तो आप आयोग का पैटर्न पकड़िए, ना कि किसी कोचिंग संस्थान का पैटर्न पकड़िए आप। उससे ऐसा होता है कि आप यहाँ तो टॉपर आ जाएंगे लोगों की नज़रों में कि चलो ये करणपुर का टॉपर है, पर जिस दिन आप आयोग में पेपर देने जाएँ, आयोग का पेपर देने जाएंगे, उस दिन आपको लगेगा लगेगा नहीं, मैंने गलती करी है बहुत बड़ी। फिर उससे उसके ऊपर बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है कि उसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। फिर घर वाले भी प्रेशर देते हैं, हमारी सोसाइटी भी प्रेशर देती है कि क्या कर रहा है, तब से क्या कर रहा है। फिर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर आ जाता है। तो फिर वो बच्चा सोचता है कि यार मेरे यहाँ 80-80, 90-90 नंबर आ रहे हैं, पर मैं वहाँ 70 नंबर नहीं ला पा रहा हूँ। क्यों? इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप उसी कोचिंग के नोट्सों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, वहाँ के पैटर्न पे ध्यान दे रहे हो, आयोग का पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हो आप।
तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप 3-4 साल से 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो पंवार जी का कहना ये है कि आप जो है, जो आयोग का जो पैटर्न है, उसको पकड़िए, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। यानी जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है, उसको लगाना है। उसके हिसाब से मान लिया आप जो है राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, पंवार राजवंश, चंद्र राजवंश, और वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, वो शिलालेख से प्रश्न पूछ रहा है। आप शिलालेख नहीं पढ़ रहे, शिलालेख से वो प्रश्न पूछ रहा है राजा महाराजाओं के बारे में, और हर साल जो है, तो आप क्या करें भाई, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी जिस हिसाब से वो प्रश्न पूछ। तो ये आइडिया आपको कहाँ से लगेगा, ये आपको जो पुराने पेपर है उसको लगाइए, उसके हिसाब से तैयारी करिए। हो सकता है कोचिंग वाला जो है वो अलग टाइप से करा रहा है, राजा महाराजा से प्रश्न पूछ रहा है लगातार, वो शिलालेख वाले या जिस टाइप का जो पैटर्न जो है यूके ट्रिपल एस है, वो जो है कोचिंग वाला नहीं पकड़ पा रहा है। तो सारे संस्थान जो है नहीं पकड़ पाते, वो अपने हिसाब से कराते, तो उनकी है वहाँ बच्चे जो है 3-4 साल से क्या है अपनी पेपर दे रहे हैं, वहाँ अच्छे मार्क्स आते हैं, आयोग का पेपर देते हैं, पर जो है परसेंट बिल्कुल गिर जाता है, सिलेक्शन नहीं। तो आपने क्या करना, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है पुरानी जो पेपर है जो यूके ट्रिपल एस ने कराए, उसके हिसाब से तैयारी करो कि क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आपने जो है, अगर शिलालेख पूछा तो शिलालेख वाले तो वो भी तैयार करो आप। ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा, किस टाइप के, वो पेपर, वो आइडिया आपको वहीं से लगेगा जो पुराने पेपर, तरह से आपने तैयारी करनी है। और दूसरा कुंवर जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, बच्चों की दिमाग में ये रहता है कि भाई जैसे नए बच्चे हैं, तो उनको जो है कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी से वो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, ये क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, हर बच्चे की कैचिंग पावर, हर बच्चे की मेमोरी अलग अलग रहती है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग ज़रूरी करनी ही करनी है। कोई कोई सेल्फ स्टडी से ऑनलाइन पढ़ के कर सकता है, पर मैं पर्सनली बताऊं तो एक बार आप कोचिंग कर लीजिए जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। अगर आपका बेस, आपने 7-8 महीने या 1 साल अगर बेस क्लियर करने में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया, आपने अपना बेस बना दिया, उसके बाद आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, या आपका अगर माहौल है घर पे अलग की, कोई बच्चे बच्चे ना हो डिस्टर्ब करने वाले, तो आप घर पे ही पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है 1 साल 2 साल। पर आपको अगर अपना बेस बनाना है तो कोई सस्ता कोचिंग संस्थान पकड़ने पकड़नी पड़ेगी, ताकि आपका बेस बिल्कुल अच्छे से बन सके और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ सकें आगे। नहीं तो आपका कुछ छूट जाएगा, अगर आप खुद पढ़ेंगे आप, कभी कुछ छूट जाएगा, कभी कुछ छूट जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा माहौल का। थोड़ा थोड़ा घर से निकलना पड़ता है हर चीज़ के लिए, अगर घर पे रहोगे तो थोड़ा टफ है। देखो बच्चों, कुंवर जी का कहना ये है कि आपने क्या करना है, कोचिंग जरूर करनी है। जो नए बच्चे हैं उनको 1 साल तो देना चाहिए, 1 साल आप बेस बनाइए अपना, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लगेगा। जैसे माना उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें उलझ जाओगे आप, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो समझने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन किसी टीचर के टीचर से आप अगर किसी टीचर से, बढ़िया टीचर से आप पढ़ते हैं, तो आपको एक बहुत बढ़िया जो है एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से पढ़ना है, नोट्स आपके पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने सेल्फी करना, उसके बाद जो है 1 साल आप कोचिंग के लिए दीजिए। उसके बाद बच्चे को ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बस मैक्सिमम 1 साल दीजिए अपना सिलेबस कवर करके। उसके बाद जो है आप सेल्फ स्टडी करके उसको रिवाइज करते रहिए, और फिर आपकी बेहतर एक बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और जी दूसरा, बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि भाई जैसे प्रैक्टिस सेट का हुआ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट जो है लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्या मतलब फ़ायदा होता है इससे, कि आपने भी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? देखो, प्रैक्टिस सेट तब है आपने अपना बेस बना दिया है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर आपको अपने अपने को परखने की ज़रूरत रहती है कि हाँ, मैं कितने पानी में हूँ, कितने पानी में नहीं हूँ, अभी बच्चे मेरे से कितने आगे हैं, मुझे खुद की तैयारी को परखना होता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जा सकते हो, मूव टेस्ट फ़ोन से भी लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट भी जा सकते हो। जो पुराने पेपर हैं आयोग के, उन्हें खुद करके कॉपी पे लिख के पेपर निकाल लीजिए सामने, फिर कॉपी पे लिखिए ABCD करके लिखिए। जैसे हम कोचिंग में जाके OMR भरते हैं, वैसे ही हम खुद भी कर सकते हैं आराम से बैठ के। पर जब पेपर आता है, पेपर के 2 या 3 महीने पहले आपको लगाना थोड़ा ज़रूरी रहता है, जिससे हमारी मतलब जो हैबिट रहती है, हमारी टाइमिंग रहता है कि टाइमिंग कवर करना रहता है हमें, वहाँ हमें 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, तो कैसे कवर करें टाइमिंग।
किस चीज़ के कौन सा पोर्शन के लिए हमें कितना टाइम देना है, एक पर्सन के लिए हमें कितना टाइम देना है, तो वो हमें थोड़ा बहुत हमारी हैबिट बन जाती है अगर हम प्रैक्टिस सेट जाते हैं। बच्चों, कुंवर जी का कहना यह है कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, लेकिन खाली प्रैक्टिस सेट के ऊपर ही जो है डिपेंड नहीं रहना है। अपना जो आपका नोट्स है उसको भी रिवाइज करते रहना है और प्रैक्टिस सेट लगाओ। लेकिन आपने जो आयोग का जो पैटर्न है उसको पकड़ना, प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर लगाएं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपने जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी। तो प्रैक्टिस सेट में अब ऐसा होता है कि जैसे कहीं पर भी कोई भी प्रैक्टिस करा रहा है, कोचिंग वाला कोई अन्य जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो हो सकता है वो आयोग का जो पैटर्न है उस हिसाब से होना चाहिए। उस हिसाब से अगर वो पेपर बना रहा है, उसका पैटर्न वो है, तो वो बहुत बढ़िया। फिर आप जो है जैसे पेपर जो है, पेपर से 2 महीने, कुमार जी 2 महीने कर लो है, 2 महीने, 2 या 3 महीने है, 2 या 3 महीने काफ़ी है। ज़्यादा भी देखो, ज़्यादा भी फिर ऐसा है कि उसमें टाइम वेस्ट होता शायद, क्योंकि पूरा दिन पता चल रहा है, पूरा दिन वही जो है वो लगा रहे हैं, आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा फिर ना, पूरा जो है दिन उसमें चले जाएगा। बाकी सर आना और बहुत हाँ, जरूरी शनिवार को कह रहे, शनिवार को जरूर आप प्रैक्टिस है। हर करें। अलग अलग कोचिंग हाँ, चाहिए हर। हर अलग अलग कोचिंग में कह रहे हैं कि अलग अलग कोचिंग, जैसे ये भी शायद आप भी ऐसे ही करते थे, अलग अलग कोचिंग कोचिंग में जो है शनिवार को जो है अलग अलग कोचिंग में, तो इनको एक आइडिया मिलता था कि कौन सा कोचिंग जो है किस तरह से वैरायटी मिलती थी अलग अलग। तो ठीक है, तो इस तरह से आप जो है शनिवार को आप जरूर पेपर लगाएं। और जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट भी आप लगाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो 2 महीने जो है परीक्षा अगर आपकी होने होने वाली है, मतलब 2 महीने से पहले लगा लो प्रैक्टिस सेट लगाओ। फिर ज़्यादा भी नहीं लगाना, बस 2 महीने लगाओ। और उसमें फिर अगर आयोग के पैटर्न के अनुसार जो पेपर करा रहे उसके वहीं लगाओ। ठीक है, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको सॉल्व करो, उसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है। इस तरह से आप अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से जो मतलब 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं अपनी जो कमियां है उसको पहचानो। देखो, दिमाग की कमी किसी के अंदर नहीं है, तो मतलब कहीं हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका गलत हो। उसको जो कमज़ोर पोर्शन है उसको ठीक करिए। जैसे माना रीजनिंग आपकी कमज़ोर है तो थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। आप अब तो बहुत सारी रिसोर्सेज आप जो है यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अच्छा कुंवर जी, लास्ट में भी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, किस तरह से वो पढ़ाई पढ़ाई जो है अपनी बेहतर कर सकते मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो जैसे अभी हमारा कोई पेपर नहीं है हमारे पास, अभी वीडियो बीपीडीओ का है नेक्स्ट मंथ जो भी होगा, जिसकी अभी डेट नहीं आई है, तो जिसके पास अभी कोई पेपर नहीं है वो हर रोज़ अपना एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे जैसे स्कूल में होता था ना, टाइम टेबल होता था, वैसे ही मुझे जैसे 9 बजे आना है, तो मैं 9 बजे से 12 बजे तक उत्तराखंड पढ़ूंगा। 1 घंटा जो बचा 12 बजे से 1 बजे तक उसमें मैं रीजनिंग पढ़ूंगा। फिर उसके बाद आपका जो लंच टाइम जो भी है अपने हिसाब से 1-2 घंटे निकाल लिया। फिर उसके बाद आप अपना जीएस पढ़ो, जो भी अगर आपका जीएस अच्छा है तो उतना कम कम समय दो, जीएस कमज़ोर है तो 3-4 घंटे दो उसे। फिर जैसे आपने 5 बजे तक जीएस पढ़ ली, फिर उसके बाद आप हिंदी पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका हर विषय रोज़ क्लियर होगा। रोज़ हर विषय आप हर विषय के उसमें हर सब्जेक्ट उसमें टच में रहोगे। और जिस दिन आप पढ़ोगे नहीं उस दिन आपको लगेगा कि नहीं मैंने छोड़ दिया है, कल मुझे ये कवर करना है। और बाकी हर दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हफ्ते में आप 5 या 6 दिन भी पढ़ रहे हो, हफ्ते में एक दिन निकाल लीजिए जिस दिन आपको रेस्ट करना है, कहीं घूमने निकल जाइए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हफ्ते में आप अगर 6 दिन भी ये रूटीन फॉलो करते हो तो 5 या 6 महीने में आप खुद ही देखोगे कि हाँ मुझ में कितने सुधार आया है, मेरा कितना सिलेबस कवर हुआ है। उससे हमारी जो हैबिट है वो भी बनी रहेगी। मुझे पर डे पढ़ना है, हर विषय पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे छूटेगा भी नहीं हमारा। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। हैं। आप जो है लाइब्रेरी 2000 कब ज्वाइन करते हैं आप, 2022 22 नहीं, में? मैं कोचिंग आया तो था जैसे तो आप थोड़ा सा भाई, लाइब्रेरी आप 23। कितने बजे आते थे और कितने बजे, मतलब जो है कितने बजे तक पढ़ते थे आप लाइब्रेरी, थोड़ा आइडिया जो है बच्चों को भी कि भाई किस तरह से पढ़ना, दिन भर पढ़ते थे या किस तरह, कितने बजे सुबह आते थे, शाम को कितने? देखिए जो मैंने अभी बताया तो मैंने अपने हिसाब से बताया आपकी कि जैसे जैसे मैंने पढ़ा आपको भी वैसे ही फ़ायदा हो। तो मैं सुबह घर से निकलता था, गढ़ी कैंट से आता था मैं। सुबह आता था तो कभी ठंड भी रहती थी, बाइक से आता था तो वहाँ से 8 बजे निकलता था, तो लगभग 8:30 बजे या 9 बजे पहुँच जाता था यहाँ।
तो मैं 9 बजे पढ़ने बैठ जाता था अंदर। 9 बजे बैठा मैं पढ़ने, 1 बजे तक मैं पढ़ता था उत्तराखंड। फिर मेरा 1 घंटा फिक्स रहता था कि मैं लंच करूँगा। 1 घंटा मैंने लंच करा, कभी चलो 2 घंटे भी हो गए। फिर 2 बज गए, 2 बजे तक, 2 बजे के बाद पढ़ना मैंने जीएस, 5 बजे तक। 5 बजे तक जीएस पढ़ा मैंने, मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए क्लियर। फिर उसके बाद मुझे पढ़ना है हिंदी। मैंने हिंदी पढ़ ली। हिंदी के लिए मैं ज़्यादा नहीं, 1 डेढ़ घंटा ही देता था, क्योंकि हिंदी मेरी पहले से थोड़ा अच्छी थी, तो मैं सोचता था कि चलो जो सब्जेक्ट मेरा सही है उसमें मैं थोड़ा कम टाइम दूँ। तो 6:30 बजे तक पढ़ता था मैं हिंदी। फिर मैं रीजनिंग पढ़ता था, रीजनिंग पढ़ ली मैंने 1 घंटा, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा वीक थी उस टाइम। फिर मैं 1 घंटा रीजनिंग पढ़ ली। फिर 7:30, फिर बचा मेरे पास आधा घंटा, क्योंकि 8 बजे निकलता था मैं। आधा घंटा बचा, फिर उसमें पढ़ लेता था मैं, जो मेरा ये करंट अफेयर वगैरह है, वीडियो वगैरह, वो देख लेता था मैं उसमें। तो मैं सुबह 8 बजे आता था और शाम को लगभग 8 बजे जाता था। मेरा यही रूटीन रहता। जिस दिन मैं ये रूटीन फॉलो नहीं करता था, उस दिन लगता था कि हाँ मैंने छोड़ दिया है, मैं इसे कल कवर करूँगा। बच्चों, पवार जी का कहना यह है कि आप इनका जो रूटीन था, ये सुबह 8 बजे आ जाते थे लाइब्रेरी, यही तोमर लाइब्रेरी में, और सुबह जो है 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये पढ़ते रहते थे, दिन भर पढ़ते रहते थे। बीच में जैसे लंच किया तो थोड़ी देर ब्रेक लिया, एक आध घंटा, और बाकी जो है इनका जो है पूरा दिन जो है किस में जाता, पढ़ाई लिखाई में जाता था। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं कि इस तरह से आप भी जो कोई लाइब्रेरी या आप घर पे भी, आपका ठीक माहौल है, घर पे भी आप पढ़ें, तो आप इस तरह से पढ़ें भी, आपका जो है दिन भर पूरा दिन जो है पढ़ाई लिखाई में जाना चाहिए। और बीच में चलो थोड़ा सा लंच वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा एक आध घंटा ब्रेक ले लिया ना, बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन पूरे दिन भर आप पढ़िए। तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन होगा। और जैसे कि इन्होंने देखो कम उम्र में, बहुत कम, मात्र 22 साल की इनकी उम्र है, और मात्र 2 साल की तैयारी में सिलेक्शन लिया है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई कुमार जी आपको। और तो बच्चों, आप भी इसी तरह से, जो इन्होंने कहा कि भाई किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़नी, देखो बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोली इन्होंने। उत्तराखंड में जो है परीक्षा वाणी, और ये आपकी BS नेगी की, और हिंदी के लिए लुइसेंट प्लस राजपाल यादव, और BS नेगी, और GS के लिए इन्होंने पढ़ी है लुइसेंट प्लस दृष्टि की सामान्य अध्ययन की, वो पढ़ी है। तो आप भी इस तरह से रीजनिंग में कोई स्पेशल बुक तो नहीं थी, थोड़ा यूट्यूब वगैरह वहाँ से पढ़ा है। तो आप इस तरह से तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन होगा। और दूसरा ये कि आप जो है पुराने प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाएं, उसके हिसाब से तैयारी करनी। पैटर्न पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं, वहाँ और ही पूछा जा रहा है, तो सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। तो जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप पैटर्न को, आप क्या पढ़ रहे हैं देखो आप, ठीक है। तो इस तरह से आपने केवल जो आयोग में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप से आयोग जो है प्रश्न पूछ रहा है, उस तरह की आपने तैयारी करनी, तो निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।